हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आपने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। और वो मोशन जो होता है बॉडी का ना, उसका जो कारण होता है वो फिजिक्स की हम एक ब्रांच में पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका कारण जो है वो या तो फोर्स होता है या फिर वर्क और एनर्जी होता है। तो अभी आपने मोशन पढ़ा था और अब हम उस मोशन का कारण पढ़ेंगे, दैट इज़ फोर्स। और फिर हम उस मोशन के पढ़ेंगे लॉज, कि कौन कौन से लॉज उस मोशन को गवर्न करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहला टर्म हमें जो समझना होगा वो होगा फोर्स। ठीक है, फोर्स को बेटा हम हिंदी में बोलते हैं बल। सपोज करिए हमारे पास कोई टेबल पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट ये टेबल पे हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, अगर अब दो तरीके हैं, या तो हम इस ऑब्जेक्ट को या तो हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। आप अपनी तरफ इसको खींचिए, इसको बोलते हैं पुल। ठीक है ना, अपनी तरफ जब हम इसे खींचेंगे तो इसे बोलते हैं पुल। या फिर आप इसे अपने से दूर भेज सकते हैं। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को अपने से दूर मूव करा सकते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं कि आपने इसको पुश किया है। तो ये जो अपने पास खींचना, दैट इज़ पुल, या फिर अपने से दूर भेजना, दैट इज़ पुश। जो आपने एफर्ट लगाया है, आपने जो अपना एफर्ट किया है, कोशिश करी है, उसे हम बोलते हैं, दैट पुश और पुल एफर्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। उसे हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, अब देखिए फोर्स की बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, नॉट मैथमेटिकल, कॉन्सेप्ट वाइज जो फोर्स है ना, उसे हम बोलते ही यही है। अब पुश यानी कि धक्का देना, और ए पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना, इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल्स में कुछ आपके पास आ जाएगा। टू ओपन द रेफ्रिजरेटर वी पुल इट्स डोर, वी पुल इट्स हैंडल। ठीक है ना, अगर आपको क्या कहते हैं, कार्ट को मूव करना है, वी पुश द कार्ट। तो आप इन सब केसेस में क्या कर रहे हैं, आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। तो अब हम उन इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सपोज करिए बेटा आपके पास कोई एक बॉडी थी। ठीक है, या फिर एक कैरम, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम के जो कॉइन्स होते हैं, जो गीटियाँ होती हैं, वो रेस्ट पे पड़ी होती हैं। जैसे ही आप फोर्स लगा के स्ट्राइकर से उसको हिट करते हैं, वो रेस्ट से मोशन में आ जाती है। कैरम बोर्ड के जो बोर्ड है उसके ऊपर मूव करना शुरू हो जाती है। यानी कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हम सबसे पहले लिख सकते हैं, अ स्टेशनरी बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। यानी कि फोर्स एक रुकी हुई बॉडी को, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई बॉडी को मोशन में ला सकता है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं फोर्स कैन ब्रिंग अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, यानी कि रुकी हुई बॉडी को वो मोशन में लेके आ सकता है। दूसरा इफेक्ट बेटा, दूसरा फोर्स का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम थ्रो एंड कैच ऑफ बॉल खेलते हैं। तो सपोज करिए आपकी तरफ किसी ने कोई बॉल फेंक की, तो वो बॉल मोशन में थी, लेकिन जैसे ही आप उसे कैच करते हैं वो बॉल आपके हाथों में आके तुरंत रुक जाती है। यानी कि जैसे ही आपने अपने हाथों से बॉल पे फोर्स लगा के उसको पकड़ा, तो जो बॉल मोशन में थी वो रुक गई, यानी कि स्टेशनरी हो गई। तो फोर्स रुकी हुई बॉडी को अगर मोशन में लेके आ सकता है, तो मूविंग बॉडी को रेस्ट पे भी लेके आ सकता है, उसे स्टेशनरी स्टेट में लेके आ सकता है। तो दूसरा इफेक्ट हो गया बेटा, फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी एट रेस्ट, कैन ब्रिंग ए मूविंग बॉडी एट रेस्ट।
ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है रुकी हुई बॉडी को ही मोशन में लेके आए। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, धीरे चला रहे थे, लेकिन आपको थोड़ी सी रोड खाली दिखी तो आपने बहुत तेज़ पेडल जो है घुमाना शुरू किया। जैसे ही आप पेडल पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चल तो आप पहले से ही रहे थे, आप स्टेशनरी नहीं थे, साइकिल आप पहले से ही चला रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने और फोर्स लगाया तो वो फोर्स लगाने की वजह से आपकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप साइकिल चला रहे हैं और सामने आपको ट्रैफिक मिला, तो आप जैसे ही उसके ब्रेक हैंडल पे फोर्स लगा के उसको जो है पुश करेंगे तो आपकी साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। तो फोर्स का तीसरा इफेक्ट है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इफेक्ट फोर्स का क्या हो सकता है? नेक्स्ट इफेक्ट हो सकता है जैसे कि आप सीधी सड़क पे साइकिल चला रहे हैं, आपको टर्न लेना है, तो आप अपनी साइकिल या स्कूटर वट एवर इट इज़, आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो स्टीयरिंग को फोर्स लगा के टर्न करते हैं ना। लेफ्ट टर्न लेना है तो स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाते हैं, राइट टर्न लेना है तो राइट घुमाते हैं। तो जैसे ही आप स्टीयरिंग पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो गाड़ी का डायरेक्शन बदल जाता है, चाहे आप स्पीड बदलिए ना बदलिए। तो फोर्स का अगला काम ये हो सकता है, अगला इफेक्ट जो ये होता है वो ये है कि वो बॉडी का डायरेक्शन भी बदल सकती है। जैसे किसी बॉलर ने बैट्समैन की तरफ बॉल को फेंका तो डायरेक्शन बैट्समैन की तरफ था। बैट्समैन जैसे ही बैट से बॉल पे फोर्स लगाता है तो बॉल जो पहले बैट्समैन के पास आ रही थी अब वो बैट्समैन से दूर जाती है, यानी कि बैट्समैन ने फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन बदल दिया। तो अगला इफेक्ट जो फोर्स का होता है वो ये है, force can change the direction of the object, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है फोर्स का हम एक और इफेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक बलून है जिसमें हवा भरी हुई है, आप उस बलून में थोड़ा सा अपने हाथों से प्रेस करके फोर्स लगाइए तो उस बलून की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। आप पेपर लेते हैं, पेपर से आप बोट बनाते हैं, अलग अलग शेप्स बनाते हैं, तो जब आप पेपर पे फोर्स लगाते हैं तो उस पेपर की शेप बदलती है। तो अगला इफेक्ट जो फोर्स का होता है वो ये होता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। सो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ये सारे जो हैं फोर्स के इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए फोर्स क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो उस पुश या पुल को हम बोलते हैं फोर्स, ठीक है। और जब भी हम किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे रुकी हुई बॉडी मोशन में आ जाती है, मूविंग बॉडी रुक जाती है, ठीक है, या फिर उसकी जो है स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करती है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या फिर उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो फोर्स लगाने से इनमें से कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होगा, ठीक है। फोर्स बेटा दो तरीके के होते हैं, देर आर 2 टाइप्स ऑफ। वैसे मैं उस तरीके के फोर्सेस की बात नहीं कर रही जो आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर फोर्स, मैं उन फोर्सेस की बात नहीं कर रही हूँ। अभी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से वो जिस स्टेट में आएगा उसके हिसाब से फोर्सेस 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्सेस और दूसरा है बेटा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब देखिए बेटा दोनों की कंडीशन कैसी होती है। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एक टेबल पे पड़ा हुआ है, ये टेबल है हमारा और हमने इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई स्टूडेंट, जैसे हम वो खेलते हैं ना, उसको एक रस्सी लेते हैं और 2 टीम्स बनाते हैं स्टूडेंट्स की। एक टीम रस्सी के एक कोने को पकड़ती है, खींचती है, और दूसरी टीम रस्सी के दूसरे कोने को खींचती है। तो दोनों अपने अपना ज़ोर लगाते हैं और जब तक ज़ोर बराबर होता है तो
तो जो रस्सी का मिड पॉइंट जहाँ पे हम रेड रिबन बांधते हैं, ना तो वो लेफ्ट जाती है ना राइट जाती है, लेकिन जैसे ही जो टीम अपनी तरफ पुल करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाती है तो वो जीत जाती है। ठीक है ना, ऐसी ही कुछ कंडीशंस को हम इमेजिन करते हैं इस केस में जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सपोज करिए ये हमारा टेबल है। ठीक है, दिस इज़ अ टेबल। टेबल के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्सेस लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 स्टूडेंट्स को बोला और मैंने कहा इसको अपनी तरफ खींचो। ठीक है, तो एक स्टूडेंट जो यहाँ खड़ा था उसने अपनी तरफ खींचा इधर फोर्स लगा के, दूसरा स्टूडेंट जो यहाँ खड़ा है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है इस तरफ। तो अगर जो इधर राइट साइड में खींच रहा है उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, जो लेफ़्ट साइड खींच रहा है उसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़ा है ये कहीं भी नहीं जाएगा। ये ना तो लेफ़्ट जाएगा ना तो राइट जाएगा, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स बराबर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमें दिया है इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। एक राइट साइड में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, लेफ्ट साइड में भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है ना, न्यूटन बता दूं बेटा, मैं आगे आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर, किलोमीटर, वेलोसिटी की यूनिट हमने मीटर पर सेकेंड पढ़ी, टाइम की यूनिट सेकेंड, आवर, मिनट होता है, ऐसे ही फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, तो बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन आपसे नेट फोर्स पूछा है, यानी कि कुल फोर्स। तो जब आप कुल फोर्स देख रहे हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे नेट फोर्स इज 0। ये जो नेट फोर्स है ये 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया था वो इक्वल था और अपोजिट था, इसलिए दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया, और आखिर में ऑब्जेक्ट के पास कोई भी फोर्स नहीं बचा। ये सिचुएशन ऐसे ही इमेजिन करिए कि आपके छोटे भाई ने आपको बोला कि मुझे पापा से 200 रुपये चाहिए एक बुक खरीदने के लिए। ठीक है, तो मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, आप मेरे लिए ले लेना। आपने अपने पिताजी से जो है 200 रुपये लिए, छोटे भाई को बुक लेनी है। 200 रुपये आपने लिए, आपके पास आए, लेकिन जैसे ही आप वो 200 रुपये अपने भाई को दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, 0 अमाउंट बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि जितना अमाउंट आया था उतना ही अमाउंट आपने माइनस भी कर दिया, तो आखिर में आपके पास क्या बचा? 0। ठीक है ना, तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स अगर आपने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स आपको दे देंगे 0। तो जो फोर्सेस कैंसिल होके नेट फोर्स 0 देते हैं और बॉडी में फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं आता, उन फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्सेस ये बैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगे, क्योंकि नेट फोर्स कितना आया है? 0। और फोर्स के जो हमने ये इफेक्ट पढ़े थे बॉडी में, ऐसा कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। ना तो ये स्टेशनरी से मूव करेगा, ना ही इसकी शेप चेंज होगी, ना ही इसका डायरेक्शन होगा, ना ही इसकी स्पीड बदलेगी, कुछ भी इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। फोर्सेस लगाए थे लेकिन वो फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स 0 आ गया, फोर्स का कोई भी इफेक्ट बॉडी में शो नहीं हुआ, इसलिए लगाए हुए फोर्सेस को हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, अब यही सिचुएशन हम अनबैलेंस्ड फोर्स में इमेजिन करते हैं। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपके छोटे भाई ने बोला कि पिताजी से 200 रुपये लीजिएगा, मुझे बुक खरीदनी है। आपने पिताजी से ले लिए 300 रुपये, वो इसलिए क्योंकि आपको 100 रुपये की अपनी नोटबुक खरीदनी होगी या कोई क्या कहते हैं दूसरी बुक खरीदनी होगी। आपने पिताजी से 300 लिए, अपने भाई को 200 दिए, तो आपने अपने पिताजी से लिए तो 300 रुपये, करेक्ट, लेकिन छोटे भाई को दिए 200 रुपये। तो अब क्या आपके पास 0 अमाउंट बचा? नहीं, आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो नेट अमाउंट बचा है वो है आपका ₹100। 300 माइनस 200। ठीक है ना, तो ऐसे ही कुछ कंडीशन फोर्सेस में भी होती है। तो मैंने 2 स्टूडेंट्स को खड़ा किया और कहा इसको इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचो, जो खींचेगा वो जीत जाएगा। तो एक स्टूडेंट ने इसको अपनी तरफ खींचा और लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, दूसरे स्टूडेंट ने इसको अपनी तरफ खींचने के लिए लगाया सपोज 7 न्यूटन का फोर्स।
तो ये ब्लॉक, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसकी तरफ जाएगा? जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। ज़्यादा फोर्स हमारा कौन सा है? 10 न्यूटन। तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? राइट साइड। यानी कि ब्लॉक पहले स्टेशनरी था, रुका हुआ था। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और नेट फोर्स की वजह से ये मोशन में आ गया। तो स्टेशनरी से मोशन में आना तो फोर्स का इफेक्ट है, यानी कि फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल नहीं किया। नेट फोर्स हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसलिए इन फोर्सेस को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये फोर्सेस थे तो अपोजिट, लेकिन अलग अलग मैग्नीट्यूड के थे, अलग अलग मात्रा के थे। एक 10 न्यूटन का था, एक 7 न्यूटन का था। पूरी तरीके कैंसिल नहीं किए। 10 - 7 3 न्यूटन का फोर्स बच गया। ये है हमारा नेट फोर्स। और जब हमारा नेट फोर्स 0 नहीं होता तो जो हमारे लगाए हुए फोर्सेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैसे होते हैं? अनइक्वल, और ज़रूरी नहीं है अपोजिट हो सकता है कोई इस तरीके से खींच रहा है, कोई इस तरीके से खींच रहा है, कोई नीचे खींच रहा है, तो उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस से नेट फोर्स कितना आता है? 0। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस से हमारा जो नेट फोर्स है वो बॉडी में 0 नहीं आता, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस में जो है फोर्स का कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से उसका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर शो होगा। जो इफेक्ट हमने ये पढ़े थे, इनमें से कोई ना कोई इफेक्ट तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये होते थे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा, जो कि कहलाता है इनर्शिया। ठीक है, इसके पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे देती हूँ ताकि आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि आप एक बस के अंदर या कार के अंदर बैठे हुए हैं। आप इमेजिन करिए कि आप बस या कार के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही बस या कार अचानक से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो आपको झटका कहाँ लगता है? पीछे की तरफ। आपको किसी ने पुश नहीं किया, आपको किसी ने भी धक्का नहीं दिया, हमने सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट किया है। जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करके आगे लेके जाते हैं आपको झटका पीछे की तरफ लगता है। इसी तरीके से जो गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी, जब हम उसमें ब्रेक लगाते हैं अचानक से, ठीक है, ब्रेक लगा के हम गाड़ी को रोकते हैं, तो आपको जो झटका लगता है वो कहाँ लगता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जब हम गाड़ी को टर्न दे रहे होते हैं, गाड़ी को अगर हमें टर्न देना है, हमारे पास टर्न रोड आ गई, तो आप देखिए, इमेजिन करिए कि आप कार के अंदर बैठे हुए हैं और आपने गाड़ी का स्टीयरिंग जो है लेफ्ट में घुमाया, तो आपको झटका कहाँ लगता है? राइट साइड में। आपकी बॉडी राइट साइड में बेंड होना शुरू हो जाती है। और अगर आप गाड़ी को शार्प टर्न राइट साइड में देंगे तो आप लेफ्ट साइड में अपना झुक जाते हैं। बस में हम ट्रैवल करते हैं तो बस ड्राइवर जैसे ही जो है बस को राइट साइड मोड़ता है, हम लेफ्ट साइड झुक जाते हैं। जैसे ही उसको लेफ्ट टर्न देता है बस को, हम राइट साइड झुक जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बस को रोकते हैं तो हमें झटका आगे की तरफ लगता है। जैसे ही रुकी हुई बस को हम स्टार्ट करते हैं तो हमें झटका पीछे की तरफ लगता है। तो ये सारे जो एक्शंस हो रहे हैं ना बेटा, आपको कोई धक्का नहीं दे रहा, फिर भी हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स आता है ये बॉडी के अंदर से आता है। एक्सटर्नली आपको कोई पुश या पुल नहीं कर रहा, कोई आपको राइट साइड धक्का नहीं दे रहा, कोई आपको आगे की तरफ धक्का नहीं दे रहा, कोई पीछे की तरफ नहीं दे रहा, फिर भी आपको ये जर्क्स बस के मोशन के साथ फील होते हैं। ये सब बॉडी के अंदर से आते हैं और ये इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, इट इज़ द इनहेरेंट टेंडेंसी। ये बॉडी के अंदर की खुद की टेंडेंसी होती है, बाहर से कहीं भी कोई एफर्ट नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो इसको नोट कर देते हैं इनर्शिया को। इट इज द इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट any state change।
मतलब जो हमारी बॉडी है या कोई सा भी ऑब्जेक्ट है ना, वो अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहता। मतलब अगर वो रुका हुआ है और आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं, तो बॉडी चाहेगी कि नहीं, हमें मोशन में मत लेके आओ, हम रुके थे, हम रुके रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम मूव कर रहे हैं और बॉडी को रोकना चाहते हैं, तो हमारा इनर्शिया कहेगा, बॉडी का इनर्शिया कहेगा नहीं मत रुको, आप चल रहे थे चलते रहो। ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर हम डायरेक्शन बदलना चाहेंगे तो हमारी बॉडी का इनर्शिया कहेगा डायरेक्शन क्यों बदला जा रहा है, आप जिस डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में रहिए। यानी कि हम कह सकते हैं ये इनर्शिया बहुत ही ज़िद्दी बच्चा है। ये किसी भी तरीके के स्टेट चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसको अपोज करता है, उसको रेजिस्ट करता है। कहता भैया रुके हुए हो तो रुके रहो, चल रहे हो तो चलते रहो, जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में रहो, कोई भी चेंज मत लेके आओ। ये चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। ठीक है ना, बॉडी की उस टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, कैसे उसको समझाते हैं। देखिए, जब ये बस रुकी हुई थी बेटा और हम गाड़ी के अंदर बैठे थे, बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट करी और गाड़ी को आगे की तरफ ले जाना चाहा। गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं, अगर बस ड्राइवर बस को आगे लेके जाना चाहेगा, मतलब वो हमें भी आगे लेके जाना चाह रहा है। हमें झटका कहाँ लगा, पीछे की तरफ, क्योंकि हमारी बॉडी का इनर्शिया कहता है भैया आगे क्यों जा रहे हो, तुम जहाँ रुके थे वहीं रुके रहो, पीछे थे पीछे रहो, इसीलिए हमें पीछे झटका लगता है। यानी कि उसने स्टेट चेंज को रेजिस्ट करा। बस ड्राइवर जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करके आगे ले जाना चाहा, तो हमारी बॉडी के इनर्शिया ने रेजिस्ट किया और कहा नहीं, हम आपको पीछे झटका देंगे, आप जहाँ थे आप वहीं रहिए, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इनर्शिया कमज़ोर था, इसलिए फाइनली वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाया। इसी तरीके से बेटा अब इमेजिन करो, आप चलती हुई बस में बैठे हुए हो, काफ़ी देर से बस चल रही है, आपको कोई झटका नहीं फील हो रहा, स्मूथ रोड है। लेकिन बस ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगा के बस को रोकना चाहेगा, बस के अंदर आप बैठे हैं, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, पहले आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। बस ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगा के बस को रोकेगा, यानी कि वो आपको रोकना चाह रहा है, लेकिन आपकी बॉडी का इनर्शिया कहता है क्यों, आप तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, क्यों रुक रहे हो। इसीलिए वो कहता है नहीं, आप आगे जा रहे थे, आगे जाते रहो, इसीलिए आगे झटका दे देता है कि फॉरवर्ड जर्क दो। फॉरवर्ड जर्क बॉडी जो है, बॉडी का इनर्शिया देता है कि नहीं, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉरवर्ड जा रहे थे तो फॉरवर्ड ही जाएंगे। ठीक है ना, तो आप देखिए कि इनर्शिया किसी भी तरीके की स्टेट चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। जब हम रेस्ट से मोशन में आना चाहा, तो उसने कहा नहीं, मोशन में क्यों आ रहे हो, आप रेस्ट पे थे, रेस्ट पे रहो, पीछे की तरफ धक्का दे दिया। जब हम फॉरवर्ड मोशन में थे, गाड़ी को ब्रेक लगाई, रुकना चाहा, तो बॉडी ने हमें फॉरवर्ड जो है जर्क दे दिया, कहा क्यों रुक रहे हो, आप आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते रहो। इसी तरीके से जब हम डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन, तो हमारी बॉडी कहती है अरे भाई लेफ्ट क्यों जा रहे हो, जहाँ थे वहीं रहो, राइट साइड में हमको धक्का दे देता है। तो इनर्शिया किसी भी तरीके की स्टेट चेंज को होने नहीं देना चाहता, यानी कि उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, रेजिस्ट मतलब उसको होने से रोकना, किसको, बॉडी के स्टेट चेंज को। इसे हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया 3 तरीके के होते हैं बेटा। सबसे पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल, बस के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, बॉडी रेस्ट पे थी, उसको रेस्ट पे रहने दो, मोशन में मत लेके आओ। सो द इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ द बॉडी विच कीप्स द बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, बॉडी मोशन पे थी, उसे मोशन पे रहने दो, उसे रेस्ट पे मत लेके आओ। यानी कि इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी विच कीप्स द बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो इनर्शिया डायरेक्शन नहीं बदलने देना चाहता, डायरेक्शन के चेंज को रेजिस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 तरीके के इनर्शिया होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं मास। ध्यान रखिएगा अभी इनर्शिया पूरा नहीं हुआ है, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ना मास, वो इनर्शिया से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज मास, कि ये मास क्या होता है। सबसे पहले बेटा जो हम वज़न की बात करते हैं कि कितना वज़न है आप नापिए, वेट कितना है जिसको हम बोलते हैं वेट। प्लीज़ बेटा इसको क्लियर कर लीजिए, ये वेट और मास बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं।
मास अलग है, वेट अलग है, बल्कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ये आप जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगी ना, आगे लेक्चर्स आएंगे, आपको पता चलेगा। मास बिल्कुल अलग है, वेट बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को प्लीज़ मिक्स मत करिए। वेट का मतलब अलग होता है, मास का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम अभी मास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मास की पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी मास आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, घर पे पेरेंट्स बोलते हैं जाओ बाज़ार से 2 किलो आलू लेके आओ, या फिर जो है क्या कहते हैं 1 किलो प्याज लेके आओ। तो ये जो हम 2 kg, मैथ्स में भी आपने कितने वर्ड प्रॉब्लम्स करे हैं, 2 kg, 1 kg, 7 kg, ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है किसकी? मास की। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये वेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जहाँ आपने 2 kg, 7 kg, 1 kg लिखा है, ये बात हो रही है मास की, ठीक है। और मास क्या होता है? मेजर ऑफ इनर्शिया। अब मैं बताती हूँ कैसे, कि मास इनर्शिया का मेजर कैसे है, मास इनर्शिया से कैसे रिलेटेड है, ये कैसे रिलेटेड है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊँ, मास और इनर्शिया ये दोनों टर्म्स डायरेक्टली रिलेटेड हैं। These are directly related. डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। यानी कि अगर कोई बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और वो अपनी स्टेट को आसानी से ना बदले, तो इसका मतलब है उसका इनर्शिया ज़्यादा था, वो जीत गया, ठीक है ना। और अभी मैंने आपको बोला जिसका इनर्शिया ज़्यादा उसका मास ज़्यादा। तो चेक करते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। आप अज्यूम करिए कि आपके पास घर पे लोहे का, जैसे लोहे का दरवाज़ा, लोहे का टेबल होता है ना, आप नहीं, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा इजी होगा समझने के लिए। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक फुटबॉल का, ठीक है, और एक उतने ही वज़न के सॉलिड पत्थर का, ठीक है, स्टोन का। दिस इज सॉलिड स्टोन, बहुत बड़ा भारी स्टोन है, ठीक है। और ये है हमारी हॉलो बॉल। हॉलो बॉल मतलब अंदर हवा है, कुछ नहीं है और, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, आप इस बॉल को किक कर रहे हैं और आपने पैर मार के इस स्टोन को किक किया, ठीक है। साइज़ लगभग सेम है, और जो है बस फ़र्क इतना है, चलो मैं साइज़ बिल्कुल सेम ले लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल हट जाएगी। ये लीजिए, ये है सॉलिड स्टोन, सॉलिड स्टोन पत्थर है ये बिल्कुल, ठीक है, सेम साइज है। दे बोथ आर ऑफ सेम साइज, दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। बस एक आपकी हॉलो बॉल है, अंदर हवा भरी हुई है, और एक आपका बिल्कुल सॉलिड पत्थर है, ठीक है। आपने दोनों को किक मारा पैर से, ठीक है ना। तो क्या होगा, बॉल को तो छोटी सी किक मारेंगे और ये दूर जाके गिरेगी, और जब आप इस सॉलिड पत्थर को किक मारेंगे तो पत्थर शायद ही आगे बढ़े, आपके पैर में ज़रूर चोट लगेगी, ठीक है ना। तो दोनों में फ़र्क क्या था, फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं। बॉल में क्योंकि अंदर हवा भरी है तो इसका मास बहुत ज़्यादा कम है, मास इज़ वेरी लेस, करेक्ट। पत्थर बहुत हैवी होता है, यानी कि इसका मास बहुत ज़्यादा है, इट इज़ मोर, ठीक है ना। अब बॉल का मास कम था, आपने फोर्स लगाया, बॉल जो पहले रुकी हुई थी मोशन में आ गई तुरंत पैर लगाते ही, यानी कि वो अपनी स्टेट चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाई। मोशन पे थी बहुत आसानी, रेस्ट पे थी बहुत आसानी से मोशन पे आ गई, यानी कि बॉल का इनर्शिया कम था। अगर बॉल का इनर्शिया ज़्यादा होता तो स्टेट चेंज ना करता, रेस्ट का रेस्ट पे रहता, लेकिन रेस्ट से वो बहुत आसानी से मोशन में आ गया, इसका मतलब बॉल का इनर्शिया भी लेस था, करेक्ट। सॉलिड स्टोन को आपने पैर मारा, नहीं मूव हुआ, आपने और तेज़ किक मारी, अभी भी मूव नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ किक मारी, पैर पे भी चोट लगी, अब स्टोन थोड़ा सा आगे मूव हुआ, यानी कि स्टोन अपनी स्टेट चेंज को रेजिस्ट कर पा रहा है, मतलब रेस्ट पे था, रेस्ट पे खुद को रख पा रहा है, यानी कि स्टोन का इनर्शिया क्या है, ज़्यादा,
क्योंकि जब हम अपनी स्टेट चेंज को रेजिस्ट कर पाते हैं इसका मतलब होता है कि इनर्शिया ज़्यादा है। तो आप देखिए, बॉल का मास कम था तो उसका इनर्शिया भी कम था, बहुत आसानी से मूव कर गया। स्टोन का मास ज़्यादा था तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा था, कितना ज़ोर से किक मारा तब जाके थोड़ा सा मूव हुआ। तो हुआ ना मास इनर्शिया का मेजर। मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो हम लिखते हैं मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब दैट इज मोर मास मीन्स it has more inertia। और इसका ठीक उल्टा वाइस वर्सा मतलब जैसे ज़्यादा मास की वजह से ज़्यादा इनर्शिया है वैसे ही कम मास की वजह से बॉडी का कम इनर्शिया होता है। ठीक है, तो आई होप आपको फोर्स, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया और मास, कैसे मेजर का इनर्शिया है ये